अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेओसी। आप देख रहे हैं जोहर्स ऑफ केमिस्ट्री एमडी कैट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इंपिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक हल्की सी मोटिवेशन दूंगा। क्या कभी आपने ए बी सी डी जो बचपन में पढ़ते आए हो इसको जरा गौर से देखा? आपको पता है इसमें जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा सबक मिलता है इससे जिंदगी का। ए फॉर एप्पल, नो। ए फॉर आफ्टर, बी फॉर बर्थ, आफ्टर बर्थ, एंड डी फॉर डेथ, आफ्टर। इसके दरमियान में सी है ना, सी फॉर चॉइस, टू चूज, चूज, चूज आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ, बिटवीन द पेन ऑफ सक्सीडिंग एंड द पेन ऑफ डिप्रेशन। आप तो या तो मेहनत करो, थोड़ी सी पेन लो, आप जानते हो ना, नो पेन नो गेन। मेहनत करो, पेन के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मेहनत करो, कामयाब हो जाओ और सारी जिंदगी सुकून से। या फिर ना मेहनत करोगे, सारी जिंदगी डिप्रेशन में रहोगे। काश मैंने यहाँ मेहनत की होती, काश मैंने क्लिक किया होता, काश मैंने कुछ वर्किंग की होती। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप पेन और पेपर पकड़ें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि व्हाट इज नॉट स्टडी टुडे इज नेवर फिनिश्ड टुमारो। अब इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको पता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। ये सबसे पहले जैकोब बर्जीलियस जो था, उसने सिंबल्स भी और केमिकल फॉर्मूला जो है ना, सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, तो दो तरह का होता है केमिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये जो इंपिरिकल है ना, इसका मैं आपको अगर मीनिंग बताऊं तो इंपिरिकल का मीनिंग जो है वो है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल या बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। देखो, हम आमतौर पर ऐसे कह देते हैं कि इसका जो मीनिंग है ना वो है सिंपलेस्ट। वो हम इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए कहते हैं। इंपिरिकल का ये ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर दिया गया हो, यानी एक्सपेरिमेंटल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थ्योरेटिकल है। अच्छा, इंपिरिकल फॉर्मूला की हम डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखो, ये द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of atoms of different elements, atoms of different elements in a compound, यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और उनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बिल्कुल बरक्स जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे? द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in a molecule of compound। देखो, यहाँ पर जो काबिले गौर बात है ना, जो मैंने यहाँ लिखा, मैंने एलिमेंट्स इन कंपाउंड, गौर करना, यहाँ मैंने लिखा एलिमेंट्स इन कंपाउंड और यहाँ मैंने लिखा इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। पॉइंट आपने ये याद रखना है। ये क्या करता है? डू नॉट गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल। ये हमें नहीं बताता। ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल क्या कहलाता है भला? बताओ ना, पढ़ के आए हो 12th में, क्या है भला? एटॉमिसिटी। यानी ये हमें
एटॉमिसिटी नहीं बताता, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल नहीं बताता। और ये क्या करता है, ये जो है ना, ये गिव्स 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 एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर कह लो आप, ठीक है, एक्चुअल नंबर या एग्जैक्ट नंबर इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। अच्छा, ये एग्जैक्ट नंबर, अब और क्या पॉइंट हो सकता है, मैं इसको जब एग्जांपल दूंगा आपको ये सारी। अब इसमें बात ये है कि ये जो होता है ना हमारे पास, इट एक्सप्रेस मॉलिक्यूल इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, या मैं इसको कहता हूँ, ये हमें क्या कहता है, गिव्स या शोज, ये क्या करता है, शोज इंपिरिकल फॉर्मूला mass of a compound। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, शोज मॉलिक्यूलर mass of compound, मॉलिक्यूलर mass of a compound, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर mass शो करता है। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला है, ये पॉइंट याद रखें, कैलकुलेटेड फ्रॉम, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कंबशन एनालिसिस, ये कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। और याद रखना, ये जो कंबशन एनालिसिस है ना, इसको एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं या आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको कंबशन एनालिसिस से, एलिमेंटल एनालिसिस से या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कैलकुलेट किया जाता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इंपिरिकल फॉर्मूला विद एन। ये ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर दें, एन से। एन के बारे में कुछ बातें याद रखो, ये जो एन है ना, एन एन जीरो नहीं हो सकता भाई, जीरो होगा तो वो तो फिर एन जो है ना नेगेटिव नहीं हो सकता, एन जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर ही होता है एन। तो फिर एन क्या हो सकता है, एन जो है ना, एन ये हो सकता है वन, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 एंड अप टू सो नॉन जीरो पॉजिटिव। ये जो एन है, ये एन कैसे कैलकुलेट होता है, याद रखना, एन जो कैलकुलेट होता है ना, ये होता है जी मॉलिक्यूलर मैस अवर इंपिरिकल फॉर्मूला मैस। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है जी, एन हमारे पास यहाँ इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये इंपिरिकल फॉर्मूला मैस कैसे कैलकुलेट होता है, भाई बड़ी सिंपल बात है, कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट होता है ये। जब इंपिरिकल फॉर्मूला निकलेगा, उसके जो अंदर एटॉमिक मैसेज जितने भी होंगे सबको सम कर देंगे। और मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर मैस कैसे निकलता है, कई तरीके हैं इसके, बहुत सारे मेथड है इसमें, होफमैन मेथड है इसमें, विक्टर मेयर्स मेथड है इसमें ना, आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, दो मेथड बताता हूँ यहाँ पर। एक तो ये है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहते हो ना स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे करो कि आप वेपर डेंसिटी, किसी भी वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो, वेपर डेंसिटी क्या होती है। ये रेशियो होती है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड जिसका फाइंड कर रहे हो, टू दी मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कंपेयर करके वेपर डेंसिटी निकाली जाती है। तो अब ये 2 हाइड्रोजन वाला है और ये मॉलिक्यूलर मैस जो फाइंड करते हो, यानी ये 2 इधर हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर मैस ओवर 2, ये हाइड्रोजन की रेशियो। दूसरा है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये दो हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, काफी सारे मेथड होते हैं। तो ये जरा एन के बारे में याद रखना, और गौर करो कि अगर एन 1 हो जाए, यहाँ 1 पुट कर दूं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला सेम नहीं हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। अब यहाँ एग्जाम्पल भी और कुछ बातें और भी, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो होता है ना, ये वाला हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर ऑल कंपाउंड्स, ऑल जितने भी कंपाउंड्स है ना, जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये सब के लिए यूज होता है। मतलब कौन कौन से कंपाउंड भाई, ये चाहे हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो
ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो उसके लिए भी यूज होता है। हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड, उसके लिए भी यूज होता है। और यहाँ हमारे पास कोई जायंट कोवलेंट कंपाउंड हो, जायंट कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, मैं इसको कहता हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल। जो जायंट कोवलेंट मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, आप ना इनको पॉलीमर्स भी कहते हो, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स भी कहते हो। तो इनके लिए भी यूज होता है। और ये जो है, ये किस लिए यूज होता है, याद रखना, ये ना यूज्ड फॉर ओनली, यूज्ड फॉर ओनली मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये जस्ट और जस्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है। मैं एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। एग्जांपल जो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ ना हम ये इधर एग्जांपल पे आते हैं, इधर से मैं वापस, यहाँ जो मेरे पास एग्जांपल है ना वो है ग्लूकोज। क्या फार्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6। या मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये ग्लूकोज, ये एसिटिक एसिड। मैं लैक्टिक एसिड ले लेता हूँ, लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला, CH3CH, ये यहाँ पर OH, ये होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये मेरे पास आ गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब ये तीन है, मैं इसको कंडेंस करके अगर लिखूं ना एसिटिक एसिड को, क्या बनता है बोला, C2H4O2, ये एसिटिक एसिड का। और इसको जरा कंडेंस करो, लैक्टिक एसिड को, लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसको कंडेंस करो, क्या बनेगा, ये 3 कार्बन है, C3H6O3। आप देखो क्या इनमें ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। यहाँ पर सिंपलेस्ट, ये 6 12 और 6 की सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, क्या निकलेगी भला, ये ना 6 और रेशियो 12 रेशियो 6, ये सिंपलेस्ट नहीं है, फर्दर सिंपल हो सकते हैं, 6 1s आर, 6 2s आर, 6 1s आर। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसकी जो बनेगी ना, वो इंपिरिकल फॉर्मूला इधर बनाओ, क्या बनेगी भला, वो बनेगा ग्लूकोज के लिए CH2O, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसके भी देखो यहाँ से 2 रेशो, ये भी वही सेम बनेगा, आप इसको कैंसिल करके देखो, CH2O, इसके लिए भी बिल्कुल सेम। तो यानी यहाँ पर तीनों का इंपिरिकल फॉर्मूला सेम है। आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि CH2O इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ, ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अल्फा ऑप्शन ग्लूकोज, बीटा ऑप्शन लैक्टिक एसिड, एंड चार्ली ऑप्शन एसिटिक एसिड, और डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इस तरह से हम एग्जाम्पल से भी इसको देख चुके हैं। एग्जाम्पल से यहाँ ना कुछ बातें आपको याद रखनी है, कुछ नोट करना है आपने, तो वो मैं आगे बताता हूँ आपको, नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप याद रख सको। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ये एक बात याद रखना, दोज कंपाउंड्स, एक बात तो ये है जी, दोज कंपाउंड्स whose n value is unity, unity mean 1, जिनकी n की वैल्यू 1 है, they have same empirical formula and molecular formula। वो कंपाउंड जिनका n की वैल्यू 1 होगी ना, उनका इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मसलन वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये 1:2 है, 1:2 कार्बन और ऑक्सीजन का, इसको सिंप्लीफाई करो, ये पहले ही सिंप्लीफाइड है, इसके लिए n की वैल्यू 1 है। अच्छा आप ना, आप सुक्रोज देखो, C12H22O11। अब इसमें ये देखो कि यहाँ ये फर्दर से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड। आप और कौन सा, आप CH4 मीथेन देखो, आप अमोनिया देखो,
आप इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड दे सकते हो। और एक और बात, एक और पॉइंट याद रखना है आपने। वो पॉइंट क्या याद रखना है? वो पॉइंट इस तरह से है, कहते हैं ionic compounds and macromolecules have only empirical formula। ये याद रखें, ionic compounds, ionic compounds, ionic compounds and 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 macromolecules, macromolecules have only only are only represented by, ये भी कह सकते हैं, have only empirical formula, empirical formula, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें ना मेरे पास एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे सैंड है, सैंड, सिलिका जिसको आप कहते हो सैंड, सैंड के अंदर आपने देखा ना कि सिलिकॉन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ एक लंबी चेन बनाती है अल्टरनेटिवली। अच्छा, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो 12th के अंदर, तो हम इसको इस सिंपलेस्ट, ये सिंपल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका एम्पिरिकल सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स होंगे आपके पास। आपके पास ग्रेफाइट है, आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह, इनका जो इंपिरिकल फॉर्मूला है, ऐसे तो एक कार्बन, डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है, तो आप क्या C4 बोलोगे या C5 बोलोगे? उसका C, जस्ट C से रिप्रेजेंट किया जाता है, वही इसका। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। मैं आपसे यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये अल्फा ऑप्शन है जी, अल्फा ऑप्शन है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और बीटा ऑप्शन है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और चार्ली ऑप्शन मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, और डेल्टा ऑप्शन लेट्स से मेरे पास आ जाएगा वाटर। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली इंपिरिकल फॉर्मूला, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका सिर्फ इंपिरिकल फॉर्मूला ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता? तो आप देखो इसका इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों होते हैं, अभी पढ़ा ग्लूकोज के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड का सेम इंपिरिकल, जो इंपिरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वाटर का भी जो ही इंपिरिकल फॉर्मूला वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो NaCl है ये आयनिक कंपाउंड है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका जस्ट और जस्ट इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक ये भी ऐसे भी स्टेटमेंट कह सकता है, मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ओनली इंपिरिकल फॉर्मूला, ये भी कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके लिए भी यही आंसर बनेगा। ठीक है, अभी अभी ना हम नेक्स्ट और भी कुछ स्टेप्स है इंपिरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने के, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टेप्स टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यहाँ ना बेसिकली स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट MCQs बनते हैं। स्टूडेंट, स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ आ गया ना उसको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपिरिकल फॉर्मूला, स्टेप्स टू कैलकुलेट टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, ये 4 स्टेप है जी। कंबशन एनालिसिस में आपने पढ़ा कि जब परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट हासिल हो जाती है ना, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, और उससे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है जी डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। आपने ना क्या फाइंड करना है, परसेंटेज और कंपोजिशन फाइंड कर लेनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये ऑफ ईच एलिमेंट, ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको बताऊं कंबशन एनालिसिस से कैलकुलेट होती है, लेकिन ये यूजली गिवन होती है, आम तौर पर यूजली गिवन, आम तौर पर ये आपको न्यूमेरिकल अभी यहाँ तो दी गई होगी, ज्यादातर यही है, नहीं भी दी है तो आप वही कंबशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगाओगे, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उसने अमाउंट दी होगी। अच्छा, दूसरा इसमें स्टेप क्या है, दूसरा जी फाइंड ग्राम एटम्स, फाइंड ग्राम एटम्स, आप ग्राम एटम्स फाइंड कर लोगे। अब ग्राम एटम्स को ना मोल कहते हो आप लोग, मोल फाइंड कर लो। अब ये कैसे करेंगे, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी या आपको मैथ दिया गया होगा, मैथ या इन दोनों में से इसको आपने क्या करना होगा,
आपने रिलेटिव एटॉमिक मास, जो जो एलिमेंट है ना उसकी परसेंटेज है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। और क्या आपने इसमें करना होगा, और इसमें आपने ये देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक रेशियो, फाइंड एटॉमिक रेशियो, फाइंड एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी होगी। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करोगे, आपने क्या करना है, डिवाइड ऑल ग्राम एटम्स बाय स्मॉलेस्ट वन, जो उनमें से सबसे छोटा उससे डिवाइड। अच्छा चौथा स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपने अगर तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, इफ एटॉमिक रेशियो इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो है ना ये एटॉमिक रेशियो, अगर तो ये सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला दे देगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी सूटेबल डिजिट के साथ, मल्टीप्लाई सूटेबल डिजिट, किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इंपिरिकल फॉर्मूला आज मिल जाएगा, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए ये जो इंपिरिकल फॉर्मूला के चारों स्टेप है ये आप माइंड में रखें, और अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, ये 4 स्टेप, एक 5वां स्टेप भी है, वो ये आप अगर आपको ना मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के पहले 4 स्टेप तो यही होंगे। फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपने ना इंपिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को यही स्टेप। अच्छा अब यहाँ मैं अब क्वेश्चन देता हूँ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको फॉलो करते हैं बच्चों, इसको फॉलो करते हैं। A hydrocarbon, a hydrocarbon contains 80% कार्बन, एक हाइड्रोकार्बन के अंदर 80% कार्बन है एंड 20% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फाइंड इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, तो या ऐसे कहता है इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला विल बी, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अल्फा ऑप्शन दे देता आपको CH4, बीटा ऑप्शन दे देता है CH3, चार्ली ऑप्शन दे देता है CH2 और डेल्टा ऑप्शन देता है CH। तो बताओ भी इसका क्या होगा आंसर। अभी ये 4 स्टेप है, 4 स्टेप में ना क्या कहता है, पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी, वो गिवन है परसेंटेज। यहाँ ना कार्बन रेशो हाइड्रोजन, कार्बन कितना 80%, हाइड्रोजन कितना 20%। अच्छा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है फाइंड ग्राम एटम, वो कैसे करोगे, जो भी परसेंटेज या मास दिया गया ना उसको रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 12, और इसका हाइड्रोजन का कितना 1.008, हम 1 लिख लेते हैं। अच्छा इसको डिवाइड करो ना इसके साथ, आप डिवाइड करो, ये यहाँ पर आप, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होगा आपने ऐसे डिवाइड करना है, चलो मैं भी करता हूँ डिवाइड। यहाँ पर ये 12 है ना, 12 5 आर 60 होता है, 12 ये 5 6 आर 12 6 आर 72 होता है, ठीक है 76 आर 72, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा अब इसको हम फर्दर देखते हैं, फर्दर इसमें ये इसको माइनस करो, 8 आ गया, 8 बच गया ना, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये फिर इधर। अब फर्दर देखो ये फिर 6 आर पॉइंट 12 6 आर 72 हो जाएंगे, 12 6 के 72 होता है भाई, ये 72। अच्छा ये इस तरह चलता जाएगा। अब हाइड्रोजन का तो ये आ गया जी 6.6 और ये आ गया 20। अच्छा अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड एटॉमिक रेशियो। कैसे करोगे, आपने ना स्मॉलेस्ट से डिवाइड करना है, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, ग्राम एटम, ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो 6.6 इसको इधर डिवाइड कर दिया और 20 डिवाइडेड बाय 6.6। अच्छा इसका क्या आएगा आंसर, इसका तो 1 आ गया, इसका क्या बनेगा भला, 6 3 आर 18, ये ऑलमोस्ट 3 आंसर आएगा इसका। तो क्या कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ भला, बीटा ऑप्शन। ये इस तरह से आपने इसको स्टेप्स को फॉलो करना है और इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लेना है।
मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। 15 एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में कौन कौन से एमसीक्यूज पॉसिबल है। अच्छा, अब सबसे पहला एमसीक्यूज देखें। पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound do not show same empirical and molecular formula। इनमें से कौन सा कंपाउंड है? अल्फा ऑप्शन है CHO होल ट्वाइस, HCHO और HCOOH फॉर्मिक एसिड है, एथानॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अच्छा, अब यहाँ ना अगर आप देखो ये जो है ना ये बेसिकली है C2H2O2 और ये जो है ये CH2O है और ये वाला ये क्या है? ये एक सी है और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है CH2O2। अच्छा, ये पहले से सिंप्लीफाइड, इसको देखो ये यहाँ से ना 2 कट के सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला बनेगा ना वो CHO बनेगा। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ऑप्शन तो ये हो गया हमारे। इनको देख लो, इनमें रेशियो पहले से सिंप्लीफाइड है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो पहले का ऑप्शन तो हमारे पास आ गया ना अल्फा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली इंपिरिकल फॉर्मूला। यहाँ कहता है कि यहाँ इसमें ये स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। तो देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इंपिरिकल फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड का इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों मौजूद है, ठीक है ना। CH2O इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है और C3COOH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये जो NaCl है मैंने आपको नोट लिखवाया था अभी कि आयनिक कंपाउंड का जस्ट और जस्ट इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्मूला यूनिट है, मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहाँ से होगा? तो इसका राइट ऑप्शन आ गया डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर विच कंपाउंड वैल्यू ऑफ n इज नॉट यूनिटी। किस कंपाउंड के लिए n की वैल्यू यूनिटी? अभी आपने पढ़ा था ना ये कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बराबर होता है n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो कुछ कंपाउंड के लिए n की वैल्यू 1 होती है। CO2 का इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, n1 है, n1 है। ये भी सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता, सिंप्लीफाइड है, n1 है। ग्लूकोज के लिए आप इसमें से रेशियो निकाल सकते हो। इसमें जो आपको ना n मिलेगा ना वो इसमें से जब कॉमन निकालोगे 1:2:1 तो 6 इसमें से निकल रहा है। इसके लिए n की वैल्यू 1 नहीं है बल्कि 6 है, 6। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। An organic compound has empirical formula C3H3O. The molar mass of the compound is 110.5 gram per mole. Molecular formula of the compound is। आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। अच्छा, आपने ना ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन कर सके। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो कैलकुलेशन जो हमारे पास ऊपर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपने फाइंड करना हो तो हमें n चाहिए। n क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था कि n जो होता है ना वो होता है मोलर मैस अवर इंपिरिकल फॉर्मूला मैस, ये हमने अभी पढ़ा। अब बच्चों देखो कि मोलर मैस उसने खुद हमें बता दिया 110.5। अच्छा, इसका जो C3H3O है इसका जरा इंपिरिकल फॉर्मूला निकालो, कैसे निकलेगा? 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये 3 इंटू 12 कितना होगा? 36 होगा, प्लस 3 इंटू 1 हाइड्रोजन 3 हो गया और ये 16। ये 36 और 3 ये कितना बनता है? ये बन रहा है जी 39 और ये 55 बनेगा, ऑलमोस्ट 55 ग्राम पर मोल। इंपिरिकल फॉर्मूला मैथ। अच्छा, एन फाइंड करना है तो एन के लिए यहाँ आप वैल्यूज पुट करो। देखो एन मोलर मैस उसने कितना दिया? 110.5 और ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 55। तो 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो 110 आएगा, तो इसका एन आ गया 2। अब आप क्या करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला कितना है जी? C3H3O। तो क्या बनेगा?
C6H6O2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन रहा है फिर? जरा गौर से देखो, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ गया, ये राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉलीमर ऑफ द, ये 2014 में आ चुका है यूएचएस में। अ पॉलीमर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2 हैज द मोलर मास 28,000 ग्राम पर मोल। एक पॉलीमर है, उसका सिंपलेस्ट यानी इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 है, और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो मॉलिक्यूलर मास 28,000 ग्राम है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कैलकुलेट करें। तो यहाँ हम करते हैं इसको कैलकुलेट। कैसे करोगे बोला? हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करके देख लेते हैं। देखो आप n फाइंड कर लो। देखो इंपिरिकल फॉर्मूला कितना दिया उसने? इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 दे दिया। ये हमारे पास आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अच्छा, इंपिरिकल फॉर्मूला, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला मैथ निकालना, 12 और 2 14 निकलेगा, 14 AMU या ग्राम जो भी आप निकालते हो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने फाइंड करना है, तो मोलर मैथ तो निकालो ना। मोलर मैथ उसने दिया हुआ हमें, वो दिया हुआ 28,000 टाइम्स ग्राम पर मोल। अब निकालना क्या है? एन निकालो। एन क्या है? 28,000 यानी मोलर मैथ, मॉलिक्यूलर मैथ अवर इंपिरिकल फॉर्मूला मैथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 1s are 14 2s are 14 zeros are 14 zeros are 14 zeros are एन आ गया 2000। अच्छा, तो बात बताओ फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा 2 यानी 2 एन इंटू 2000 टाइम्स इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, और वो कितना है? CH2। तो ये 2000 टाइम्स कहाँ पर ऑप्शन है इसका? ये देखो, 100 टाइम्स दैट ऑफ इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, 500 टाइम्स, 200 टाइम्स, या 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इसके इंपिरिकल फॉर्मूला से 2000 गुना ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो ज्यादा आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसमें? अ कंपाउंड कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास, इंपिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या होगा? तो मुझे कैलकुलेशन करने के लिए कोई जगह चाहिए। मैं इधर इसको रेज कर देता हूँ नेट से, कि ये सारा इसको रिमूव करते हैं, और हम इसको देखो, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के कितने स्टेप है भला? इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के स्टेप हैं 4। कौन कौन से? ये अभी आपको बताए थे। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर उसने आपको सल्फर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। सल्फर 50% है और ऑक्सीजन भी 50% बाय मास है। क्या करना था? फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन, वो तो गिवन है। फिर फाइंड एटॉमिक रेशियो। अच्छा, ये एटॉमिक रेशियो आप सारा वो जो इसको एटॉमिक ग्राम एटम फाइंड करो। वो कैसे? इसका 32 मोलर मास है, इसका 16 है, रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करो। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ बताऊँ एक ट्रिक। जिन कंपाउंड्स का सिर्फ 2 जिसके अंदर एलिमेंट होंगे ना, उसके लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो वैसे ही कट रहा है ना, ये वैसे ही कट रहा है। तो 1/32 है और ये 1/16 है, या इसको भी काट दो आप। 16 1s are 16 2s are, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये 1 इंटू 1 इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या है इसका बनेगा? ये एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। ये सिर्फ उनके लिए है जिसमें जस्ट 2 एलिमेंट है। ट्रिक टू फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला, जिसमें 2 एलिमेंट, एक से ज्यादा होंगे फिर तो नहीं ऐसे होगा ना। राइट ऑप्शन क्या हुआ? अल्फा SO2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.6% hydrogen and rest of oxygen, rest is oxygen. Its vapor density is 30. What is its molecular formula? तो आप ना सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। वो तो हमें कार्बन हाइड्रोजन की गिवन है, ऑक्सीजन की हम फाइंड कर लेते हैं। कार्बन की कितनी है? 40%। और हाइड्रोजन की कितनी है? हाइड्रोजन की हमारे पास है 6.66%। और ऑक्सीजन की देखो, तीनों 3 चीजें हैं, 3 एलिमेंट है, तो परसेंटेज टोटल 100 होती है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से आपने कंबशन एनालिसिस में पढ़ा था, 100 में से ये दोनों माइनस करो तो क्या बनेगा? 46.66।
ये ऑलमोस्ट आई थिंक बनेगा 53.44% के करीब बन जाएगा। अब पहला तो था ना फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? फाइंड ग्राम एटम्स। तो उसके लिए क्या करना था? एटॉमिक मास से डिवाइड करो। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1.008 है, 1 ले लो ऑलमोस्ट, और ये 16 है। अब इसको डिवाइड करो, 12 3s आर 36, 4 बच गए। फिर उसको फिर डिवाइड करोगे 0.33, ये आंसर आएगा इसका। इसको करो तो इसका आंसर तो 6.66 ही आएगा ना, वो वही। इसको करोगे 16 3s आर 48, फिर वो फर्दर डिवाइड करते जाओगे तो ये आएगा। इनमें से दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप स्मॉलेस्ट से डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट कौन सा है इनमें से? स्मॉलेस्ट देखो तीनों में से स्मॉलेस्ट ग्राम एटम, वो ये दोनों सेम है, इनमें से किसी एक से डिवाइड करो। चलो मैं इससे कर देता हूँ 3.33, और इसको भी करो 3.33, और इसको भी करो 3.33। ये तो 1 1 आ गया ना, और ये देखो 3 2 6 होता है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, और ये हो गया 1। अच्छा, ये हमारे पास हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O। ये हो गया जी इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद ना हम क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जी N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास N तो है नहीं, N कैसे आता है? N आता है जी मॉलिक्यूलर मास अवर इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास तो चलो इधर से निकल आएगा ना। कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 1 आर 2 प्लस ये 14 हो गया, और 16 ये तो चलो 30 ग्राम हो जाएगा, ये 30 AM जो भी लेते हो आप। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें? मैंने आपको बताया था ना इधर कि वेपर डेंसिटी तो उसने हमें दी हुई है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर सकते हो। वेपर डेंसिटी तो 2 और वेपर डेंसिटी उसने 30 दी है, कितना हो गया 60। तो डिवाइड करो, ये 60 डिवाइडेड बाय 30, ये वाला आंसर क्या आएगा? N आ गया 2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये बन जाएगा C2, इधर इधर 2, C2H4O2। ये हमारे पास इसका आंसर आया। किधर है ये इसका आंसर? C2H4O2, ये है जी बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज 22, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास? तो ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, वेपर डेंसिटी 22 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 2 आर 44। राइट ऑप्शन क्या हुआ इसका भी? इसका राइट ऑप्शन हो गया चार्ली। चार्ली। तो ये हमने इसको भी सोल्व कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। Empirical formula of a compound is CH2 and molar mass 42 ग्राम पर मोल। द कंपाउंड इज। तो स्टूडेंट मैं इसको रेज कर रहा हूँ राफमल के लिए, ठीक है? आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे भी अपना इनबॉक्स पे पूछ सकते हो, ठीक है? और व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, या अपने चैनल पे जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ तो आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2 एंड द मोलर मास इज 42 ग्राम, द कंपाउंड इज। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उसने CH2। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है CH2, और इसका जो मोलर मास है ना वो हमारे पास है 42 ग्राम पर मोल। उसने बताया जी कंपाउंड बताओ कौन सा। कंपाउंड तो पता चल जाएगा अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाए, और वो क्या होता है? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। N तो हमारे पास है नहीं, मोलर मास है, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो यहाँ से, 12 और 2 14, ये 14 इसका आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और ये मॉलिक्यूलर मास। तो N निकालो, मॉलिक्यूलर मास अवर, मॉलिक्यूलर मास अवर इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है? वो कितना है जी 14। 14 3 आर कितना होता है? 14 2 आर 22, 14 3 आर 42, है ना? आ गया। आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N कितना है 3, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है जी CH2, आंसर क्या आ गया C3H6। ये क्या है? ये या तो कोई साइक्लो अल्केन है या कोई अल्कीन है। यहाँ पर देखो अल्कीन कौन कौन सी है, ये अल्केन आ गया, ये भी अल्केन आ गया, ये अल्कीन है लेकिन इसमें 4 कार्बन है, इधर तो 3 कार्बन है। वो राइट ऑप्शन फिर क्या बना?
बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें। CH2 इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ, CH2 किस किस का इंपेरिकल फॉर्मूला? आपको भी मैंने बताया था, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ये तीनों का ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा ऑल ऑफ दीज, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आप पीछे लेक्चर में देखें। अच्छा, CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर, किसके लिए CH इंपेरिकल फॉर्मूला? एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H2। और बेंजीन का क्या है? C6H6। और स्टाइरीन का होता है C8H8। बेसिकली स्टाइरीन जो होता है ना, ये बेंजीन रिंग होती है और इसके यहाँ विनाइल लगा होता है CH2CH2, यहाँ सॉरी CH आएगा। तो अब ये हमारे पास है स्टाइरीन। तो इधर 8 निकल गया, कॉमन हो गया, इधर से भी 2 निकल गया, इधर से 6। तो सबका CH ही इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है। अब ये अ कंपाउंड हैज 31.45% सल्फर, 32.1% ऑक्सीजन, 37.97% फ्लोरीन, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज, इनमें से इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस पड़े हुए हैं। तो अल्फा, ऑप्शन, बीटा, चार्ली, डेल्टा। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास है जी सल्फर, सल्फर है, हमारे पास है ऑक्सीजन और हमारे पास है इसमें फ्लोरीन। सल्फर कितना है जी? 31.5%। और जो ऑक्सीजन हमारे पास उसने कितना दिया हुआ है? ऑक्सीजन दिया हुआ है जी 32.1%। ठीक है, और जो हमारे पास फ्लोरीन है वो कितना दिया हुआ है जी? 37.97%। अच्छा, अब पहले काम क्या करते हो? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, वो तो गिवन है। तो दूसरा काम क्या करते हो? एटॉमिक मास से डिवाइड करते हो। इसका सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। और इसका कितना होता है? 16। इसका कितना होता है? फ्लोरीन का 19। 32 वंस आर, ये ऑलमोस्ट 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका 16 टूज आर, इसका ऑलमोस्ट 2 आंसर आएगा। इसका 19 टूज आर 38 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 2 ही आंसर आएगा। तो एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही फ्लोरीन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है फिर? राइट ऑप्शन ये चार्ली इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको ये 12 क्वेश्चन ये बता चुका हूँ। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन उधर भी बता चुका हूँ। और मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करें और मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैज empirical formula CH2O and मोलर मैस, इसका जो मोलर या मोलिकुलर मैस वो कितना है जी? 90 ग्राम पर मोल। इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी, इट्स इट्स सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? आप जरा बताएं ना। अल्फा ऑप्शन में आपको दे देता हूँ CH2O, बीटा ऑप्शन है मेरे पास C3H6O3, और डेल्टा ऑप्शन में लेट से कह देता हूँ C4H8O2। और ये सॉरी चार्ली ऑप्शन आ गया, और डेल्टा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डेल्टा ऑप्शन लेट से मेरे पास है CHO। तो क्या राइट ऑप्शन बनेगा? कैलकुलेट करो ना इसको। ये जी इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ यहाँ से निकालो, मोलर मैथ इधर से n निकालो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। निकालो जी, क्या बनेगा? इसका बनेगा n निकाल लो, मॉलिक्यूलर मैथ इसका निकालो, कितना? 90 दिया उसने। इंपेरिकल फॉर्मूला मैथ 12 और 2 14 16, ये आ गया जी 30। आंसर आ गया 3। तो 3 को आप इंपेरिकल C3H6O3 की तरह, ये रहा इसका राइट ऑप्शन। इस तरह अब एक क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाया था, हाइड्रोकार्बन हैज 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसका आंसर CH3 आया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको, अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक करो,
वीडियो को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।